नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से वर्ष से सबसे पहले उत्सव का श्री गणेश तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं, जहां शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती में भगवान महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराया गया। बाबा की भस्म आरती से पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया। इसके बाद पंडे और पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। तिल से बने पकवानों का भोग लगाकर भगवान की आरती की गई। जबरदस्त सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए गंगा घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालु गंगा मैया के जयकारों के साथ डुबकी लगाते दिखे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर पहुँचने लगे और विधि विधान से आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी भी पानी मांगती नजर आई। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के अवसर पर मां गंगा में स्नान और दान पुण्य को बेहद अहम माना जाता है। मकर संक्रांति पर साल का पहला सबसे बड़ा गंगा स्नान माना जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए ये स्नान बेहद अहम हो जाता है। गंगा स्नान के बाद खिचड़ी, तिल, वस्त्र आदि का दान किया जाता है, जिसका कई गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी खास तैयारियां की हैं। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के बैद्यनाथ धाम में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। पुरानी परंपरा रही है कि प्रातः कालीन पूजा में सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को तिल, गुड़, दही और चूड़ा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही लोग अपने घरों में मकर संक्रांति मनाते हैं। आज सुबह से ही भक्त बाबा मंदिर पहुंचने लगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और जल अर्पण के लिए खास व्यवस्था की थी। पवित्र शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा भोलेनाथ को तिल और दही चढ़ाया गया। माना जाता है कि इस दिन तिल चढ़ाने और दान पुण्य करने से बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और घरों में सुख शांति का आगमन होता है। बाबा मंदिर में आज बिहार, झारखंड ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज से सूर्य उत्तरायण हो गया है, यानी अब ठंड का असर कम होगा और दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। असम में फसलों की कटाई के बाद सबसे बड़े उत्सव भोगली बिहू की शुरुआत हो चुकी है। पुरुष बांस, पत्तियों और छप्पर से मैजिस यानी अलाव और भेलाघर यानी सामुदायिक रसोई बनाने में जुटे हैं। बिहू त्योहार कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। ये असम में एक सप्ताह तक चलने वाली दावतों के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार गायन, नृत्य, दावत और अलाव से मनाया जाता है। उत्सव के रीति रिवाजों के अनुसार लोग भेलाघर में दावत के लिए तैयार भोजन खाते हैं और फिर अगली सुबह झोपड़ियों को जला देते हैं। विभिन्न प्रकार के पीठा, लारू, तिल, गुड़ तैयार किया जाता है। खुले धान के खेतों में दावतों की व्यवस्था की जाती है, जहां उम्र की परवाह किए बिना सभी क्षेत्रों के लोग त्योहार का आनंद लेते हैं। लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उत्सव के गीत गाते हैं और पारंपरिक खेल भी खेलते हैं। लोग आग के देवता की भी पूजा करते हैं और आधे जले हुए जलाऊ लकड़ी के टुकड़े उठाते हैं और त्योहार को चिन्हित करने के लिए अगली भरपूर फसल के लिए दूसरे फलों के पेड़ों के बीच फेंक देते हैं। हवा से लड़ती आगे बढ़ती पतंगे भला किसे नहीं सुहाती, लेकिन यहाँ नजारा दूसरा है। यहाँ न सिर्फ रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सतरंगी हुआ है, बल्कि एक कमाल भी लोगों को दंग कर रहा है। आपने आसमान में एक साथ रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी एक डोर में एक साथ कई पतंगे उड़ते देखी हैं? नहीं ना। ये देखिए, है ना कमाल का हुनर। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं। So this is very nice experience from my side because I had never seen this actually in my life. This is for me actually very awesome actually. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा इन टाइम पे काइट साइड थे, बहुत सारे यहाँ पे पतंग आके उड़ाते थे। मुझे भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो कलरफुल काइट्स है और
आते हैं, हर साल मेरे पापा की याद में यहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, मेरे भाई उड़ाते हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मकर संक्रांति पर एक तरफ तिल गुड़ की मिठास घुली रहती है तो दूसरी ओर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सतरंगी हो जाता है। हर छत पतंगबाजी का दंगल बन जाती है। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सतरंगी हो जाते हैं। फिल्मी गानों पर झूमते हुए युवा पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं, खूब पेच लड़ाते हैं। चारों ओर काटा है वो गया की आवाज गूंजती है। तभी मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर श्रद्धालुओं को लुभा रहा है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ को 51 किलो की लाई और तिलकुट से श्रृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा और पंडित अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का पूरा विधि विधान के साथ पूजन किया। उसके बाद लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। भगवान की मूर्ति के चारों तरफ तिलकुट और लाई को सजा कर रखा गया था। तिलकुट के अंदर दिए जलाए गए थे जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहे थे। महाश्रृंगार के बाद धूप दीप से बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर साल त्योहार में बाबा गरीबनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर लाई और तिलकुट का भोग लगाकर महाश्रृंगार किया गया और भव्य आरती से पूजा का समापन किया गया। बाबा गरीबनाथ की आरती में हिस्सा लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी रही। मकर संक्रांति पर राजधानी के जल महल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव को लेकर देसी विदेशी पर्यटकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। पतंगोत्सव में जल महल की पाल पर राजस्थानी लोक रंग भी बिखरे। वहीं सैलानियों में पतंग प्रतियोगिता में हिस्सेदारी के लिए होड़ नजर आई। पर्यटक तिल के लड्डू और फीनी का लुत्फ उठाते नजर आए। हमने अब तक सुना ही था कि जयपुर का जो ये मकर संक्रांति होता है वो बहुत स्पेशल होता है, बट आज आने के बाद वी रियलाइज दैट कि ये वाकई में ही नेक्स्ट लेवल फेस्टिवल है जयपुर के अंदर। कोरोना के 3 साल बाद पतंग महोत्सव होने से देसी विदेशी पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पतंग महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक काइट फेस्टिवल में शामिल हुए। महोत्सव में राजस्थानी लोक कलाकार भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस मौके पर विभाग की ओर से पर्यटकों को फ्री में ऊंट की सवारी भी कराई जा रही है। पतंग उड़ाने के लिए विभाग की ओर से पतंग और मांझा भी उपलब्ध कराया जाता है। देश में विभिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। उन्हीं में से एक पोंगल भी है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की हैं। पोंगल में सूर्य देव, प्रकृति माँ और विभिन्न जानवरों को धन्यवाद दिया जाता है। पोंगल से ही तमिल महीने थाई की शुरुआत होती है। खास बात ये कि इस पर्व में बनने और खाए जाने वाले पकवान का नाम भी पोंगल है। दरअसल इस डिश को बनाने के लिए दूध में चावलों को उबाला जाता है। पोंगल तमिल शब्द पोंगू से लिया गया है, जिसका अर्थ है उबालना। पोंगल के पहले दिन को भोगी कहा जाता है। इस दिन नए कपड़े पहने जाते हैं और घरों को सजाया जाता है। दूसरा दिन पोंगल का मुख्य दिन होता है और इसे सूर्य पोंगल कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन रंगोली या कोलम बनाई जाती है। इसी दिन विशेष खीर भी तैयार की जाती है। पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल कहा जाता है। इस दिन माटू यानी मवेशियों की पूजा की जाती है। पोंगल के चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहा जाता है। इस दिन समुदाय को महत्व दिया जाता है और संबंधों को मजबूत किया जाता है। परिवार वाले भोजन करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तमिलनाडु स्थित मदुरई के अविनियापुरम गांव में रविवार को जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू किया गया। आपको बताते चले, पोंगल के त्योहार के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में मवेशियों की पूजा की जाती है। इसमें जल्लीकट्टू के नाम से एक आयोजन आकर्षण का केंद्र रहता है। जल्लीकट्टू के खेल में एक सांड को भी भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इस खेल में वहां मौजूद खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक सांड के कुबड़ को पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले कि मदुरई के 3 गांवों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाना है। 16 जनवरी को पलमेडु और 17 जनवरी को अलंगन्नालूर में जल्लीकट्टू खेला जाएगा। इसके पहले जिला प्रशासन ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइन के अनुसार सांडों को काबू में करने के लिए 2 डोज वाले कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्रों के साथ अपनी फोटो जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। जल्लीकट्टू आयोजन से 2 दिन पहले कोविड निगेटिव प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा।
ये चाइना मांझा मत यूज़ करिए आप लोग, जितना हो सकता धागे का मांझा यूज़ करिए। थोड़ा काम करते थे के बाद वाली साहब करे, वाली साहब के बाद हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धागे का मांझा यूज़ करिए। चाइना मांझे के हाथ से बहुत मर जा रहे थे, गले में आके गले कट रहे। अपील पर अमल कीजिए। पतंगबाजी के लिए चाइनीज नहीं बल्कि सूती धागे का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि चाइनीज मांझा न सिर्फ जानलेवा है बल्कि देसी कारोबारियों की कमर तोड़ रहा है। हैदराबाद में मांझे से जुड़े लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है कि लोग सस्ते होने की वजह से चाइनीज मांझे की ही डिमांड करते हैं और उनकी मेहनत और सलाहियत धरी रह जाती है। पतंगों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 15 रुपए की पतंग अब 25 से 30 रुपए में मिल रही है। यही हाल मांझे का है, लेकिन ग्राहक इस सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से कारोबारियों को मजबूरी में दाम बढ़ाना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध के बाद भी पतंगबाजी में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। किसी का गला तो किसी की नाक कट रही है। लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इसलिए अपील पर अमल जरूर कीजिए। ना कोई गोल पोस्ट होता है और ना ही कोई रेफरी, लेकिन 60 किलो वजनी दड़े को हुबहू फुटबॉल की तरह खेलते हैं। मकर संक्रांति पर प्रदेश के कई गांवों में ये विशेष खेल खेला जाता है। इसमें वेस्ट कपड़ों से बनी गेंद तैयार की जाती है, फिर इसे लोग फुटबॉल की तरह पैरों से आगे धकेलते हैं। इस खेल के जरिए हर नए साल कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी भी की जाती है। टोंक जिले के आवा कस्बे में हर साल मकर संक्रांति पर रियासत काल से खेले जा रहे दड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अनोखे अंदाज के साथ खेले जाने वाले दंगल ने लोगों को इस बार सुकाल होने का संकेत दिया। वहीं दड़ा खेल की ओर से सुकाल होने का संकेत देने के बाद हजारों ग्रामीणों में खुशी की लहर फैल गई। इस बॉल के लिए ऐसी किंवदंती कहते हैं कि बॉल अगर आवा गेट की तरफ जाती है, दूनी गेट की तरफ, तो सुकाल आता है और दूसरे गेट की तरफ जाती है तो अकाल आता है। तो गांव की आपस में एक पारंपरिक एक महोत्सव है। ये बड़ा ही प्रेम, सौहार्द और कंपटीशन की भावना के साथ में, स्वस्थ कंपटीशन की भावना के साथ में इस खेल का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का रिवाज रहा है। लोग इस दिन तैयार होकर मैदान या फिर अपने घर की छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। आसमान में तरह तरह के पतंग देखने को मिलते हैं। इस साल मोदी और योगी पतंग की काफी डिमांड है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़े चाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की तस्वीर वाली पतंग खरीद रहे हैं। कटिहार में भी लोग अपने बच्चों के शौक को पूरा करने के लिए मोदी और योगी की पतंग की खरीदारी करते दिखे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी अपने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली पतंग को खरीदने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि वैसे तो हर तरह के पतंग की बिक्री हो रही है, पर मोदी और योगी की तस्वीर वाली पतंग को बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर सब्जियों का मेला लगता है, जहां किसान अपने अपने क्षेत्र से आकर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। सासाराम के छकोनमा स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की ओर से यहां सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। आपको यहां 60 किलो का कदीमा कोहड़ा मिल जाएगा, तो वहीं 5 फीट की लौकी कद्दू भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आधा किलो से बड़ा प्याज तो 5 किलो से बड़ी मूली भी नजर आएगी। यहाँ पर किसानों को अवार्ड भी दिया जाता है। इस मेले में सजाई गई सब्जियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से सासाराम पहुँचते हैं। किसान अपने खेत में लगी उन्नत किस्म की सब्जी का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की तरफ से इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहां किसान अपनी बेहतरीन फसल की प्रदर्शनी लगाते हैं। पूरे बिहार में इस प्रदर्शनी की खूब चर्चा होती है। तरह तरह के गुलाब मन में उल्लास पैदा करते, तन में स्फूर्ति जगाते। तस्वीरें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी इंदौर की हैं, जहां मालवा रोज सोसाइटी ने एक गुलाब प्रदर्शनी लगाई है। इसमें गुलाब की 260 प्रजातियां देखने वालों का मन लुभा रही हैं। एग्जीबिशन में आने वाले लोग लुभावनी गुलाबों के आगे सेल्फी लेना नहीं भूलते। मालवा रोज सोसाइटी गुलाबों की प्रदर्शनी के लिए विख्यात है। खास बात ये कि गुलाब छोटी सी बालकनी और आंगन से लेकर बड़े बड़े बागानों तक की शोभा बढ़ाता है। गुलाब का फूल पूजा अर्चना से लेकर शादी ब्याह के मौके पर खास तौर पर इस्तेमाल किया
जाता है। हर कोई अपने घर को गुलाब के फूल से सजाना चाहता है। ऐसे लोगों को ये प्रदर्शनी खासा लुभा रही है। गुलाबी ठंड के बाद अब राजस्थान में सर्दी के तेवर सख्त होने लगे हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे है। कड़ाके की सर्दी से खेतों और मैदानों में बर्फ की परतें जम गई हैं। शेखावटी अंचल में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर रविवार सुबह का तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह सुबह खेतों में बर्फ की चादर नजर आई और रात को फसलों में पानी जमा हुआ नजर आया। हिल स्टेशन माउंट आबू कड़ाके की ठंड से थर-थर कांप रहा है। यहाँ रविवार को पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान रविवार को -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। माउंट आबू में चारों ओर बर्फ जमने के ही दृश्य नजर आए। उदयपुर में ठंड का प्रकोप फिर से शुरू हो गया। गोगुंदा इलाके में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। रविवार सुबह 6 बजे तक तापमान माइनस में था। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके के धनावता गांव में खेतों में फसलों पर सुबह बर्फ की चादर नजर आई। घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और कहा भी क्यों न जाए। सर्दी के मौसम में जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो घाटी के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे घाटी में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। घाटी में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और इसी के साथ यहाँ बर्फ के मजे लेने के लिए फर जूतों की मांग बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसने सर्दियों में फर जूते बेचने वाले दुकानदारों सहित दूसरे लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है। घाटी में जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, वे सर्दियों में इन जूतों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस जूते को फर बूट के नाम से भी जाना जाता है। बर्फबारी का आनंद लेने का मौका पाने के लिए गुलमर्ग और पहलगाम आने वाले पर्यटक भी अपने पैरों को गर्म रखने के लिए कड़ाके की ठंड से बचने के लिए श्रीनगर शहर में फर के जूते खरीद रहे हैं, ताकि वे आराम से अपनी यात्रा का आनंद उठा सकें। सजे धजे ऊँटों का कारवां, लोक संस्कृति की छटा बिखेरते कलाकार और उत्सवी माहौल। तस्वीरें बीकानेर की हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवन और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिताएं देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। एक और जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे रोबीले वीर रस से ओतप्रोत गीतों के साथ कदम ताल करते दिखे, वहीं नखशिख श्रृंगार के साथ युवतियों ने मिस मरवन प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई। प्रतियोगिता में कोमल सिद्ध ने मिस मरवन का खिताब जीता, वहीं रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाना चुने गए। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने हिस्सा भी लिया। राजस्थान में भीषण सर्दी के बीच न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शनिवार को फतेहपुर में -3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं रविवार को जोधपुर में ऐसी ठंड पड़ी कि बर्तन में रखा पानी तक जम गया। ऐसा ही हाल माउंट आबू और अजमेर में भी रहा। भीषण सर्दी के बीच एक संत की तपस्या लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, आपने आज तक गर्मियों में अग्नि के बीच कई संतों की तपस्या देखी और सुनी होगी, लेकिन झुंझुनू के मलसीसर में एक बाबा कड़ाके की सर्दी में तपस्या कर रहे हैं। मलसीसर में 2 डिग्री के बीच चल रहे तापमान के बीच मटकों में रखे ठंडे पानी से स्नान कर अनूठी तपस्या का समापन हुआ। 41 दिनों तक चली इस तपस्या के समापन पर शस्त्रगिरी महाराज को 108 ठंडे पानी के मटकों से सुबह 4 बजे स्नान कराया गया। इससे पहले भी हर दिन महाराज ने ठंडे पानी के मटकों से ही स्नान किया। महाराज जी ने देश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ तपस्या की। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वहां मौजूद आरपीएफ के एक जवान और एक यात्री ने आश्चर्यजनक तरीके से उसकी जान बचा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 28 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला सामान लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान महिला के पीछे एक शख्स भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे ही महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, उसका पैर अचानक से फिसल जाता है। तभी वहां मौजूद एक आरपीएफ के जवान और महिला के पीछे खड़े शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसे प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया।
इसके बाद उन्होंने महिला का तुरंत हाल जाना। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग आरपीएफ के जवान की तारीफ करते नहीं थक रहे। बता दें कि इस तरह की घटनाओं के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। कि आपने जो अपना पूरी जवानी दे दी, आपने अपना पूरा वक्त दे दिया, उसके लिए पूरा देश आपके साथ में है और आपकी उस सेवा के लिए आपको सलाम करता है। वतन पर जान निसार करने वाले सपूतों के परिजनों के साथ देश खड़ा है, फौज खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, इसलिए परिजन खुद को अकेला नहीं समझें। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं, जहां वेटरन्स डे रैली मनाई गई। यहां सैनिक परिवारों के 2500 सदस्य पहुंचे। यहां पुरस्कार विजेताओं, वीर नारियों और दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए यहां 20 से अधिक सुविधा काउंटर स्थापित किए गए थे, जिसमें जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, रिकॉर्ड कार्यालय, ECHS, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, बैंक शामिल थे। आज के दिन जो वेटरन डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें तकरीबन यहाँ पे 2-2.5 हज़ार के करीब एक्सर्विसमैन आज आए हुए हैं यहाँ पे और बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। मेन जो हमारा जो इशू होता है, जो हमारे जो मसले होते हैं जो एक्सर्विसमैन के, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है सपोर्ट किया गया हमको। यहाँ पे हमारे पास में इन्होंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे 25 डे, उन्होंने यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स लगा के रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि राजौरी उन वीरों की धरती है जिन्होंने कभी भी पड़ोसी देश की साजिशों और नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने राजौरी के 7वें वेटरन्स डे रैली के लिए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे पूर्व सैनिकों की समस्याओं का पता लगाना और प्रशासन की मदद से जल्द उनका समाधान करना है।